वन वेलकम टू यूपी ऑनलाइन कोचिंग। यूपी ऑनलाइन कोचिंग के इस वीडियो में हम करेंगे बायोस्फीयर रिजर्व्स ऑफ इंडिया। बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया, भारत के बायोस्फीयर रिजर्व। देखिए, यूनाइटेड नेशन की एक संस्था है जिसको बोलते हैं यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इस संस्था की स्थापना 1945 में हुई थी। यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुई थी। दोस्तों, ये संस्था कार्य करती है विभिन्न देशों की संस्कृति को बचाने में, जैसे विश्व विरासत स्थल यानी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर करना, इंटेंजिबल हेरिटेज डिक्लेयर करना यानी अमूर्त विरासत घोषित करना, डांस, म्यूजिक, मोन्यूमेंट, स्मारक, इन सब की रक्षा करना, ये सब काम करती है यूनेस्को। ये सब काम करती है दोस्तों यूनेस्को। तो यूनेस्को ने 1971 में एक प्रोग्राम शुरू किया जिसका नाम था मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, 60 में से MAB प्रोग्राम भी बोलते हैं। ये इंटर गवर्नमेंटल साइंटिफिक प्रोग्राम था। ये कैसा था? इंटर गवर्नमेंटल साइंटिफिक प्रोग्राम था। इंटर गवर्नमेंटल वो होता है जिसमें बहुत सारी सरकारें मिलकर काम करती हैं, और साइंटिफिक प्रोग्राम मतलब इसमें वैज्ञानिक अनुसंधान होता है। तो इसका क्या काम था? नाम से ही पता चल रहा है, मैन एंड बायोस्फीयर। मैन एंड बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या होता है? धरती का वो हिस्सा जहाँ पे जीवन है उसे बायोस्फीयर बोलते हैं। बायो मतलब होता ही है लिविंग, इसलिए कोई भी ऐसी चीज़ जो जिंदा है उसकी पढ़ाई को बायोलॉजी कहा जाता है। अब उसमें अगर पौधों को पढ़ेंगे तो बॉटनी बोल दीजिए, अगर आप जानवरों को पढ़ेंगे तो जूलॉजी बोल दीजिए। तो बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं बायोलॉजी की भी। तो इस प्रोग्राम में ये कोशिश है, इस प्रोग्राम के तहत कौन सा प्रोग्राम? मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, कि मानव के बीच में मैन एंड बायोस्फीयर यानी हमारे पर्यावरण के बीच में एक सामंजस्य बिठाया जाए, एक कोऑपरेशन, एक सहयोग बिठाया जाए। तो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम का काम क्या था दोस्तों? मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम का काम था कि मानव और पर्यावरण के बीच में एक सामंजस्य बिठाया जाए और कोऑपरेशन को बढ़ाया जाए। तो इसके लिए इसमें 5 चीज़ों पे फोकस किया गया। इसमें 5 चीज़ें थी जिस पर फोकस किया गया। पहला था बायोडाइवर्सिटी लॉस। जैसे बायोडाइवर्सिटी लॉस को रोकेंगे, यानी जैविक विविधता जिस तरह से खत्म हो रही है उसको हमें रोकना है। पहला मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत पहला फोकस इसी पे किया गया। दूसरा फोकस था कंजर्वेशन यानी संरक्षण करेंगे, हम जीव जंतुओं के संरक्षण करेंगे। तीसरा फोकस था क्लाइमेट चेंज, यानी क्लाइमेट चेंज को रोकना है, जलवायु परिवर्तन को रोकना है। और चौथा था सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि सतत विकास करो, ऐसा विकास जो अभी की ज़रूरतों को भी पूरा करे और आने वाली जनरेशन की भी ज़रूरतों को नज़रअंदाज ना करे, उसे बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण था एजुकेशन एंड रिसर्च। एजुकेशन और रिसर्च पे भी ध्यान दो। तो दोस्तों, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के ये 5 थ्रस्ट एरिया थे, यानी कि जिन पर बल देना था वो वाले एरिया थे। अब बायोस्फीयर क्या होता है ये समझिए। मैंने पहले ही बता दिया कि धरती पे जहाँ जहाँ जीवन है वो बायोस्फीयर है। तो बायोस्फीयर रिजर्व क्या होगा? बायोस्फीयर रिजर्व एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे हमें ये 5 काम करने हैं। बायोस्फीयर रिजर्व एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर हमें ये 5 काम करने हैं जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। बायोडाइवर्सिटी लॉस, कंजर्वेशन को करो, क्लाइमेट चेंज को रोको, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करो, एजुकेशन और रिसर्च को बढ़ावा दो। ये 5 काम करना है। तो हर देश क्या करता है? अपने खुद के डोमेस्टिक बायोस्फीयर रिजर्व बनाता है, फिर यूनेस्को से अप्रूव कराता है। एवरी कंट्री मेक्स इट्स डोमेस्टिक बायोस्फीयर रिजर्व फर्स्ट एंड देन ट्राई टू गेट अप्रूवल फ्रॉम यूनेस्को। यूनेस्को से अप्रूव कराता है। अब अगर यूनेस्को उसको अप्रूव कर दे तो फिर अब इंटरनेशनल लेवल का बायोस्फीयर रिजर्व बन जाएगा। वो
इंटरनेशनल लेवल का बायोस्फीयर रिजर्व बन जाएगा। और इसको एक नाम दिया गया है वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व इसे नाम दिया गया है। यानी अब वो दुनिया के नेटवर्क में आ गया बायोस्फीयर रिजर्व के, यानी अब उसे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिल गई। नहीं बन पाया तो भी कोई बात नहीं, भारत ने तो वैसे ही इसे डिक्लेयर कर दिया है बायोस्फीयर रिजर्व। तो वो एक डोमेस्टिक यानी अंतर्राज्यीय बायोस्फीयर रिजर्व बन के रह जाएगा, बट अंतर्राष्ट्रीय तो नहीं बन पाएगा अगर यूनेस्को से अप्रूवल नहीं मिलता है। अब भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं दोस्तों। इंडिया हैज़ 18 बायोस्फीयर रिजर्व एंड 11 ऑफ देम, उनमें से 11 आर अप्रूव्ड बाय यूनेस्को एंड दीज 11 आर पार्ट ऑफ वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। और वो 11 बायोस्फीयर रिजर्व भारत के ऐसे हैं जो वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व के का हिस्सा हैं, और जो 7 बचे हैं वो डोमेस्टिक हैं। यहाँ तक क्लियर होगा आपको, वो सारे डोमेस्टिक हैं। अब बायोस्फीयर रिजर्व काम कैसे करता है देखो, बायोस्फीयर रिजर्व के 3 हिस्से होते हैं। पहला होता है कोर जोन, दूसरा होता है बफर जोन, तीसरा होता है ट्रांजिशन जोन। बायोस्फीयर रिजर्व के फ्रेंड्स 3 हिस्से होते हैं, कोर जोन, बफर जोन, ट्रांजिशन जोन। अच्छा, टाइगर रिजर्व वाले वीडियो में, इसके पहले जो वीडियो आया था, मैंने आपको बताया था कि वो जो कोर एरिया होता है वो अंदर वाला हिस्सा होता है, और जो बाहर वाला एरिया होता है वो बफर एरिया होता है। ऐसा मैंने टाइगर रिजर्व वाले वीडियो में मैंने आपको बतलाया था, ये कोर होता है, ये बफर होता है। यहाँ पर एक और होता है ट्रांजिशन, ये कोर एरिया हो गया, ये दूसरा बफर एरिया हो गया, और तीसरा ट्रांजिशन एरिया होता है बायोस्फीयर रिजर्व में। अब और ये भी बताया गया था कि बायोस्फीयर रिजर्व बहुत बड़ा एरिया होता है, उसके अंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी होती है, उसके अंदर नेशनल पार्क भी होता है। एक बायोस्फीयर रिजर्व बहुत बड़ा एरिया होता है, उसके अंदर नेशनल पार्क भी होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी होती है। अब इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा एरिया क्या होता है। आपके दिमाग में ये जरूर आएगा कि भाई बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर होगी और नेशनल पार्क कहाँ पर होगा। तो ये समझने के लिए आपको बायोस्फीयर रिजर्व के तीनों हिस्सों को जानना पड़ेगा। फ्रेंड्स, सबसे अंदर वाला जो हिस्सा होता है, जिसे अभी मैं सेट कर रहा हूँ, सबसे अंदर वाला जो हिस्सा होता है वो कोर एरिया है, और कोर एरिया में कभी कुछ भी करने की अनुमति नहीं होती है। ये जो बाहर वाला एरिया है ये बफर एरिया है। सबसे बाहर वाला एरिया ट्रांजिशन एरिया होता है फ्रेंड, सबसे बाहर वाला एरिया ट्रांजिशन एरिया होता है, सबसे बाहर वाला एरिया ट्रांजिशन एरिया होता है। तो ये कोर, बफर, ट्रांजिशन। यहाँ कोर एरिया में कुछ भी करने की अनुमति नहीं होती। यहाँ पे जानवर बड़े आराम से रहते हैं, कोई उन्हें छेड़ता नहीं है, कोई पर्यटन नहीं होता, कोई मानव यहाँ नहीं घुसता है। हाँ, वन विभाग के कुछ लोग घुस सकते हैं, बस बाकी कोई नहीं घुस सकता है। ये कोर एरिया है, इस कोर एरिया में इतनी चीज़ें नहीं हो सकती हैं, कोई इसको टच भी नहीं कर सकता है। अब एक बात बताओ, क्या यही एरिया नेशनल पार्क नहीं था? पिछले वीडियो में जब मैं आपको बतला रहा था तो क्या ये कोर एरिया नेशनल पार्क नहीं था? बिल्कुल था। तो जो कोर एरिया होता है वो बिल्कुल नेशनल पार्क जैसा होता है। ये जो कोर एरिया है दोस्तों, यही नेशनल पार्क के जैसा होता है। इनफैक्ट एक बायोस्फीयर रिजर्व का जो कोर एरिया होता है उसी के अंदर एक नेशनल पार्क बनता है। अब हम आते हैं दूसरे एरिया पे, इसे बोलते हैं बफर एरिया। जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा, अभी मैं सेट करने जा रहा हूं, इसे बोलते हैं बफर एरिया। ये दूसरा एरिया है, इसे बोलते हैं बफर एरिया। बफर एरिया में कुछ चीज़ें अलाउड है, जैसे आप वहाँ पे ज़रूरत की लकड़ी इकट्ठा कर सकते हैं, फूल पत्तियाँ भी इकट्ठा कर सकते हैं। इस एरिया में ज़रूरत की लकड़ी भी इकट्ठा कर सकते हैं, फूल पत्तियाँ भी इकट्ठा कर सकते हैं। मछली पकड़ना भी कुछ हद तक अलाउड है, मछली पकड़ना भी कुछ हद तक अलाउड है। एक बात और, बफर एरिया में सारी एक्टिविटी अलाउड तो हैं पर हाईली रेगुलेटेड है। बफर एरिया में ये सारी एक्टिविटी अलाउड तो हैं लेकिन हाईली रेगुलेटेड है, मतलब इनका नियामक होता है, कोई नज़र रखेगा कितने लेवल पे ये एक्टिविटी हो रही है। थोड़ा बहुत पर्यटन, थोड़ी बहुत माइल्ड, आप कह सकते हो माइल्ड पर्यटन अलाउड है बफर एरिया में। और थोड़ा बहुत पशु को आप चरा सकते हो, यानी कि पशु को चराने को माइल्ड ग्रेजिंग बोलते हैं। थोड़े बहुत पशु को चराने को माइल्ड ग्रेजिंग बोलते हैं। तो माइल्ड ग्रेजिंग बफर एरिया में अलाउड होता है, माइल्ड ग्रेजिंग बफर एरिया में अलाउड होता है।
और अगर आप कोई छोटा मोटा अनुसंधान करना चाहें, यानी कि एजुकेशन एंड रिसर्च एक्टिविटी अलाउड है, क्योंकि उससे वातावरण को ही फायदा होगा। एजुकेशन और रिसर्च एक्टिविटी से वातावरण को ही फायदा होगा। देखिए, बायोस्फीयर रिजर्व का पर्पज केवल जानवरों को बचाना ही नहीं होता है, वो तो एक पर्पज है, एजुकेशन एंड रिसर्च भी करना है, क्योंकि मैन एंड इन्वायरमेंट के बीच में हमें एक समन्वय स्थापित करना है। तो हम एजुकेशन एंड रिसर्च को बफर एरिया में अलाउ करते हैं। अब एक बात हमें बताइए, क्या ये सारी एक्टिविटी आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की याद नहीं दिलाती हैं, जो पिछले वीडियो में हमने देखा था, टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया? तो अब अगर मुझसे एक बायोस्फीयर रिजर्व में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाने को कोई कहेगा तो मैं कहाँ बनाऊंगा? मैं बफर एरिया में बनाऊंगा, कोर एरिया में नहीं। कोर एरिया में मैं नेशनल पार्क बनाऊंगा। एक बायोस्फीयर रिजर्व के कोर एरिया में मैं नेशनल पार्क बनाऊंगा और बफर एरिया में मैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाऊंगा। क्लियर और नॉट? क्लियर होगा। तो कोर एरिया में बनेगा नेशनल पार्क और बफर एरिया में बनेगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और बायोस्फीयर रिजर्व में एक थर्ड एरिया भी होता है फ्रेंड्स, बायोस्फीयर रिजर्व में एक थर्ड एरिया भी होता है जिसे बोलते हैं ट्रांजिशन एरिया। अभी मैं इसको सेट कर रहा हूँ, जिसे मैं सेट कर रहा हूँ वही ट्रांजिशन एरिया है। सबसे बाहरी एरिया होता है, इसे ट्रांजिशन एरिया बोलते हैं। इसे कोऑपरेशन एरिया ऑफ कोऑपरेशन भी बोलते हैं। एरिया ऑफ कोऑपरेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर ध्यान देना है, तो इस एरिया का इस्तेमाल हम करेंगे, लेकिन इस तरह से इस एरिया का इस्तेमाल करेंगे कि बफर और कोर एरिया पर कोई फर्क ना पड़े। तो यहाँ पर सड़कें निकाली जा सकती हैं, रेल की पटरियाँ निकाली जा सकती हैं, फैक्ट्री लगाई जा सकती है, यहाँ पे माइनिंग भी की जा सकती है अगर परमिशन हो तो, और यहाँ पे पर्यटन पूरी तरह से अलाउड है। तो ये 3 एरिया आपको एकदम क्लियर हो गए होंगे। तो बहुत अगर ये 3 एरिया आपको एकदम क्लियर हो गए होंगे, कोर एरिया, बफर एरिया, ट्रांजिशन एरिया, तो बायोस्फीयर रिजर्व को समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं कोर एरिया को। एक बायोस्फीयर रिजर्व के 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहले कोर एरिया की कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं। लीगली प्रोटेक्टेड एरिया होता है, ये पूरी तरह से लीगली प्रोटेक्टेड एरिया होता है और कोई भी मानव गतिविधि अलाउड नहीं है। यानी कोर एरिया इज नथिंग बट नेशनल पार्क, और इसी को हम क्या बोल देते हैं? नेशनल पार्क। बाय द वे, नेशनल पार्क को हम IUCN की कैटेगरी 2 एरिया भी बोलते हैं। ये भी आपको याद रखना है MCQ के लिए। IUCN एक संस्था है जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जो कि प्रकृति के संरक्षण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसका हेडक्वार्टर ग्लैंड नामक जगह पे है, जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो कैटेगरी 2 IUCN एरिया बोलते हैं नेशनल पार्क को। ध्यान दीजिएगा, ये भी नेशनल पार्क को कैटेगरी 2 IUCN एरिया बोलते हैं। IUCN एरिया बोलते हैं। दूसरा एरिया है दोस्तों बफर जोन। बफर जोन में जैसा बताया गया कि रिसर्च, एजुकेशन वगैरह कर सकते हो, ये परमिटेड है, बट बहुत ही कम पर्यटन, थोड़ी बहुत मछली पकड़ना, ग्रेजिंग करना यानी जानवरों को चराना, वेरी लिमिटेड टूरिज्म, फिशिंग, माइल्ड ग्रेजिंग यानी थोड़ा बहुत जानवरों को चराना आर अलाउडेड बट हाईली रेगुलेटेड। लेकिन इसका रेगुलेटेड, इसका नियामक भी होता है, ये सब अलाउड है। तो बफर जोन इज नथिंग बट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बफर जोन में ही हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को स्थापित करते हैं। और एक बात, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को IUCN कैटेगरी 4 एरिया बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, IUCN को कैटेगरी 4, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को IUCN कैटेगरी 4 एरिया बोलते हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूं, जो नेशनल पार्क होता है वो IUCN कैटेगरी 2 एरिया होता है, और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होता है वो IUCN कैटेगरी 4 एरिया होता है। ये काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज कॉल्ड IUCN 4 कैटेगरी एरिया। फिर तीसरा एरिया होता है जिसे मैनिपुलेशन जोन या ट्रांजिशन जोन या एरिया ऑफ कोऑपरेशन बोलते हैं। यानी कि यहाँ पे सब कुछ अलाउड है, एग्रीकल्चर कर सकते हैं, जंगल लगा सकते हैं, ह्यूमन सेटलमेंट भी कर सकते हैं। सेटलमेंट आर परमिटेड, ह्यूमन सेटलमेंट भी कर सकते हैं, यानी लोग रहते भी हैं यहाँ पे। तो कुछ ऐसी
जगह पे मानव पशु संघर्ष भी कई बार देखने को मिलता है, क्योंकि जानवर जब कभी कोर एरिया से निकल के बफर एरिया में आएगा, फिर बफर एरिया से बाहर निकल के वहाँ ट्रांजिशन जोन में जो लोग रहते हैं वहाँ तक पहुँचेगा, तो संघर्ष भी हो सकता है। बट ये वो एरिया है जहाँ हमें कोऑपरेशन स्थापित करना है, सहयोग, समन्वय, सामंजस्य बैठाना है। ठीक है, मानव पशु संघर्ष तो होते ही हैं, लेकिन अल्टीमेटली कोऑपरेशन भी होता है। यानी यहाँ पे मानव और पशु के बीच हार्मोनी इस्टेब्लिश करनी है, मानव और पशु के बीच हार्मोनी इस्टेब्लिश करनी है। इसको बोलते हैं ट्रांजिशन एरिया या मैनिपुलेशन एरिया। कई बार हम क्या करते हैं, कुछ एरिया को इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर देते हैं, इको सेंसिटिव जोन ESZ डिक्लेयर कर देते हैं। उस केस में फिर मानव गतिविधि अलाउड नहीं है। अगर किसी ट्रांजिशन जोन के एरिया में कुछ एरिया को हम इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर देते हैं, तो वहाँ पर कोई भी गतिविधि अलाउड नहीं होती है। तो ये जो 3 एरिया हैं एक बायोस्फीयर रिजर्व के, वो हाईली इंपॉर्टेंट हैं। ये जो 3 एरिया हैं एक बायोस्फीयर रिजर्व के दोस्तों, वो हाईली इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, समटाइम्स द गवर्नमेंट डिक्लेयर एन एरिया एज इको सेंसिटिव जोन, इट मीन्स नो एक्टिविटी विल बी अलाउडेड देयर। इसका मतलब वहाँ पर कोई भी एक्टिविटी अलाउडेड नहीं है। अब मैं आपको बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ाना शुरू करूँगा, उसमें और आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। तो कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं इंडिया में दोस्तों? इंडिया में कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? इंडिया में कुल 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। आउट ऑफ 18 में से 11 को यूनेस्को ने अपने वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया है, वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, और 7 हमारे डोमेस्टिक हैं। तो एक एक करके देखते हैं, लेकिन वीडियो के लास्ट में मैं आपको जो 11 वर्ल्ड नेटवर्क में शामिल हैं यूनेस्को के, उनको मैं अलग से बताऊंगा, क्योंकि सारे जो टॉपिक में अगर मैं ये इंडिकेट करते चलूंगा फ्रेंड्स कि ये उसके वर्ल्ड नेटवर्क में शामिल है, तो आपके लिए याद करना उतना आसान नहीं होगा। फिर भी मैं बतलाता चलूंगा और लास्ट में भी मैं आपको बतलाऊंगा। देखिए, यहाँ नेम, ईयर, एरिया लिखा हुआ है स्क्रीन पे। पहला बायोस्फीयर रिजर्व है भारत का नीलगिरी। ये भारत के 3 राज्यों में है, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। एरिया इसका लगभग, ये जितना एरिया लिखा गया है अप्रॉक्सीमेट है, एग्जैक्ट मैंने जाके वहाँ पर कैलकुलेट नहीं किया है, 5520 स्क्वायर किलोमीटर। 5520 स्क्वायर किलोमीटर। यह कहाँ पर है? 3 राज्यों में स्थित है। लोकेशन आप जान सकते हो, वायनाड, नागरहोल, बांदीपुर, मुदुमलाई, निम्बाबूर, मूक घाटी और सिरुवानी हिल्स का हिस्सा है। ये नीलगिरी इन सब का हिस्सा है। अब दूसरा देख सकते हैं नंदा देवी। नंदा देवी की स्थापना हुई थी 1988 में। 5860 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। लोकेशन आप जान लीजिए, नंदा देवी का चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर जिले जो है उत्तराखंड के, ये इन सब में ये फैला हुआ है। तीसरा देख सकते हैं नोकरेक बोलते हैं। इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। 820 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। पार्ट ऑफ गारो हिल्स ही नहीं बोल सकते हैं इसे, गारो, खासी, जैंतिया, जो 3 हिल्स हैं मेघालय में, इन तीनों में फैला हुआ है नोकरेक। ये मेघालय में स्थित है दोस्तों। अगला है ग्रेट निकोबार। ये अंडमान निकोबार में है। अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में स्थित है। 1989 में इसकी स्थापना हुई। 885 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। 885 स्क्वायर किलोमीटर दोस्तों इसका एरिया है। अब एक एक करके थोड़ी सी प्रॉपर्टी हम देखेंगे इन बायोस्फीयर रिजर्व्स के। अभी 4 हमने देखे और चारों की प्रॉपर्टी हम देखेंगे। टोटल 18 है, 18 को हम इसमें पढ़ेंगे। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, पहली बात तो इसके बारे में जान लीजिए, भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। इसकी स्थापना 1986 में हुई थी, मैंने आपको बतला दिया। अब नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व बहुत बड़ा एरिया है। मैंने आपको पहले ही बतलाया बायोस्फीयर रिजर्व बहुत बड़ा एरिया होता है। तो इसके अंदर नेशनल पार्क भी होगा और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी होगा। तो कोर एरिया में तो नेशनल पार्क होगा और बफर एरिया में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगी। किसी भी बायोस्फीयर रिजर्व के कोर एरिया में नेशनल पार्क होगा और बफर एरिया में दोस्तों वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगी। ये आप पूरे वीडियो में ध्यान दीजिएगा। और फिर बाहर का जो ट्रांजिशन जोन है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो कौन कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क हैं यहां पर, उसे हम देखते हैं नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में। पहली बात तो फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया है। ये भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व इंक्लूड्स
इसके अंतर्गत कौन कौन से नेशनल पार्क आते हैं आप देखिए। साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो कि केरल में है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरल में है। मुकुर्ती नेशनल पार्क जो कि तमिलनाडु में है। ये सब किसके पार्ट हैं? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के पार्ट हैं। बांदीपुर टाइगर रिजर्व भी है इसमें। बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटक में स्थित है। नागरहोल टाइगर रिजर्व कर्नाटक में है। टाइगर रिजर्व वाले वीडियो मैंने आपको बताया था। मुदुमलाई टाइगर रिजर्व ये कहां पे है? तमिलनाडु में है। वायनाड वन्य जीव अभ्यारण्य या वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरला में है। केरला में है, तमिलनाडु में है, कर्नाटक में है कुछ चीजें, लेकिन ये पूरा नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत आते हैं। अरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहां पर है? केरल में है, अरालम वन्य जीव अभ्यारण्य। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ये तमिलनाडु में है। तो ये 8 आपने देखे टाइगर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क, वो कहां पर है? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के पार्ट है। नीलगिरी पर्वत को दोस्तों, इसकी कुछ विशेषताएं आप देखते हैं। नीलगिरी पर्वत को हम ब्लू माउंटेन कहते हैं। ब्लू माउंटेन क्यों कहते हैं? नील मतलब होता है नीला, गिरी मतलब होता है पर्वत, तो इसीलिए इसे ब्लू माउंटेन कहा जाता है। और यह नीलगिरी पर्वत पश्चिमी घाट का हिस्सा है। पश्चिमी घाट को 2012 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था। तो नीलगिरी के पहाड़ भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा होंगे, क्योंकि पश्चिमी घाट का हिस्सा है ये नीलगिरी के पहाड़। आपको समझ में आ गया होगा, ये पश्चिमी घाट है। इस पूरे पश्चिमी घाट में यहाँ पर नीलगिरी पहाड़ है। अगर पश्चिमी घाट वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, 2012 में यूनेस्को ने इसे घोषित किया था, तो नीलगिरी के जो पर्वत हैं वो भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंतर्गत आएंगे। इट इज आल्सो पार्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, मीन्स मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम का भी ये पार्ट है। मैंने आपको प्रारंभ में बताया 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, उनमें से 11 वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत आते हैं। यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत आते हैं, तो नीलगिरी उसके अंतर्गत आता है। फिर भी मैं आपको अलग से बतलाऊंगा। अब नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के 2 महत्वपूर्ण जानवर हैं। ऐसे तो बहुत सारे जानवर वहां पे हैं, लेकिन जिसके लिए वो फेमस है उसके बारे में हम जानेंगे। एक है दोस्तों नीलगिरी ताहर। नीलगिरी ताहर यह स्टेट एनिमल भी है तमिलनाडु का, इसके लिए यह जाना जाता है। और दूसरा है लायन टेल्ड मैकाक। कुछ लोग मैकालू बोलते हैं, कुछ लोग मैकाक बोलते हैं, मतलब शेर पूंछ वाले मैकाक। शेर पूंछ वाले मैकाक, शेर पूंछ वाले मैकाक बोलते हैं। नंदा देवी, अब दूसरा है दोस्तों नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के कोर एरिया में नंदा देवी नेशनल पार्क है। इसके कोर एरिया में वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क भी स्थित है। मतलब इसके कोर एरिया में 2 नेशनल पार्क स्थित हैं, एक नंदा देवी नेशनल पार्क, दूसरा वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क। और ये दोनों राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये भी ध्यान दीजिएगा, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व कहां पे है? उत्तराखंड में है। इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। एक चीज और ध्यान दीजिए आप, 2004 में यूनेस्को द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में भी इसे शामिल किया गया। विश्व नेटवर्क मीन्स वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व के वर्ल्ड नेटवर्क में भी इसे 2004 में शामिल कर लिया गया। हालांकि इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। एक चीज और ध्यान दीजिए, कंचनजंगा हिमालय का हिस्सा है। ये नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व कंचनजंगा हिमालय का हिस्सा है। कंचनजंगा फ्रेंड्स, कंचनजंगा के बाद भारत में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है नंदा देवी। कंचनजंगा की ऊंचाई जो है दोस्तों 8,598 मीटर है और नंदा देवी की ऊंचाई 7,816 मीटर है। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न और आ रहा होगा कि भारत की सबसे ऊंची चोटी तो K2 है, लेकिन यह एक विवादित क्षेत्र में आता है, इसलिए हम आमतौर पर इसे उच्चतम चोटी में नहीं गिनते हैं। इसे गार्डविन आस्टिन के रूप में भी जाना जाता है। किसे? K2 को। K से काराकोरम, ये काराकोरम श्रेणी का भी पार्ट है, इसीलिए इसे K2 कहा जाता है। तो कंचनजंगा हिमालय का हिस्सा है। काराकोरम रेंज की एक और चोटी जिसे K2 बोलते हैं। कंचनजंगा तो हिमालय का हिस्सा है, लेकिन काराकोरम रेंज की एक और चोटी है जिसे K2 बोलते हैं, जिसकी हाइट 8,611 मीटर है। लेकिन यह चूंकि विवादित क्षेत्र में
पड़ता है दोस्तों, इसीलिए इसे हम नहीं गिनते हैं। तो K2 को हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि यह डिस्प्यूटेड एरिया में है। तो इस प्रकार से भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा हुई, उसके बाद नंदा देवी हुई, अगर K2 को इंक्लूड ना किया जाए तो। नंदा देवी, इतना ही नहीं, नंदा देवी दोस्तों दुनिया की 23वीं सबसे ऊंची चोटी है। नंदा देवी दुनिया की 23वीं सबसे ऊंची चोटी है। 1988 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया गया था। किसको? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान को। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान को, क्योंकि इसके कोर एरिया में, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के कोर एरिया में 2 राष्ट्रीय उद्यान है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। अब नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान में कुछ महत्वपूर्ण एनिमल्स हैं जिनके बारे में भी जानना आपके लिए आवश्यक है, एग्जाम में पूछ लेता है। जैसे हिमालय कस्तूरी मृग, हिमालय मस्क डियर, हिमालय कस्तूरी मृग। स्टेट एनिमल ऑफ उत्तराखंड, यह उत्तराखंड का स्टेट यानी राजकीय पशु है। हिमालयन तहर, हिमालयन तहर है दूसरा। तीसरा है स्नो लेपर्ड, स्टेट एनिमल ऑफ हिमाचल प्रदेश है, ये हिमाचल प्रदेश का राजकीय पशु है स्नो लेपर्ड। स्नो लेपर्ड को बर्फीला तेंदुआ कहते हैं। देखिए बर्फीला तेंदुआ अलग होता है, तेंदुआ अलग होता है, लायन अलग होता है, टाइगर अलग होता है। इन सब में फर्क क्या होता है? लायन, टाइगर और लेपर्ड, लेपर्ड जिसे तेंदुआ बोलते हैं हिंदी में, ये तीनों गरजते हैं, रोर करते हैं, मतलब गर्जन करते हैं। बट बर्फीला तेंदुआ जो होता है वो शांत रहता है और ये हिमाचल प्रदेश का स्टेट एनिमल है, बर्फीला तेंदुआ जिसे स्नो लेपर्ड बोलते हैं। तो ये डिफरेंस है इनमें। और हिमालय ब्लैक बियर, हिमालय का काला भालू भी यहीं पर पाया जाता है। लंगूर, लंगूर एंड रिसस मैकॉक, मैकॉक मतलब मंकी ही है, जितनी बार मैं मैकॉक बोलूंगा वो मंकी ही है, MACAQUE मैकॉक एक प्रकार का मंकी है, एक प्रकार का बंदर है। और लंगूर, ये सब यहाँ पर पाए जाते हैं। अब आते हैं दोस्तों तीसरा बायोस्फीयर रिजर्व, नोकरेक, नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व। इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। ये मेघालय में है और मेघालय में 3 तरह की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, गारो की पहाड़ियाँ, खासी की पहाड़ियाँ और जयंती की पहाड़ियाँ, या जयंतिया की पहाड़ियाँ भी कुछ लोग इसे बोलते हैं। तो मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया की पहाड़ियाँ हैं। नोकरेक जो है वह जो वेस्ट गारो हिल है, वेस्ट गारो यानी पश्चिमी गारो हिल्स की सबसे ऊंची चोटी है, इसीलिए इसका नाम नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व रखा गया। गारो पहाड़ी के पश्चिमी क्षेत्र में एक चोटी है जो गारो हिल्स की सबसे ऊंची चोटी है, उसे बोलते हैं नोकरेक। उसी के नाम पर इसका नाम नोकरेक रखा गया, नोकरेक रखा गया। नोकरेक नेशनल पार्क भी है इसके कोर एरिया में। किसी भी बायोस्फीयर रिजर्व के कोर एरिया में ही नेशनल पार्क होगा, ये चीज़ आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। इसके कोर एरिया में नोकरेक नेशनल पार्क है। एक बार फिर से बताता हूँ कोर एरिया क्या होता है। सबसे बीच वाला एरिया कोर होता है, उसके बाहर वाला बफर और उसके बाहर वाला एरिया जो होता है वो ट्रांजिशन जोन होता है या मैनिपुलेशन जोन होता है या एरिया ऑफ कोऑपरेशन होता है। एक बात और, 2009 में यूनेस्को द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क यानी वर्ल्ड नेटवर्क की सूची में भी इसे अधिसूचित कर लिया गया। और कुछ एनिमल्स हैं नोकरेक के, नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व के, जैसे रेड पांडा, ये स्टेट एनिमल है सिक्किम का, हिंदी में इसे लाल पांडा कहते हैं, काफ़ी दुर्लभ है ये पशु। स्टम्प टेल्ड मैकॉक, स्टम्प पूंछ वाले मैकॉक, ये एक प्रकार का मंकी है, मैं पहले ही बतला चुका, मैकॉक बार बार आएगा। अलग अलग प्रजातियां हैं मैकॉक की। तो स्टम्प टेल्ड मैकॉक, स्टम्प पूंछ वाले मैकॉक, हिंदी में पिग टेल्ड मैकॉक, सुअर पूंछ वाले मैकॉक, ये मतलब सुअर की पूंछ की तरह वाले बंदर या स्टम्प की पूंछ की तरह वाले बंदर। और एक है हुलाल गिबन, हुलाल गिब्बन्स, यह स्टेट एनिमल है अरुणाचल प्रदेश का। लेकिन पहले स्टेट एनिमल ये नहीं था, अभी रिसेंटली हुआ है। पहले इस अरुणाचल प्रदेश का स्टेट एनिमल था दोस्तों मिथुन, ध्यान दीजिएगा। चौथा बायोस्फीयर रिजर्व है ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व। इसे 1989 में बनाया गया था। जो लोग अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जानते हैं वो ये भी जानते होंगे कि अंडमान अलग द्वीप समूह है और निकोबार अलग द्वीप समूह है, और निकोबार द्वीप समूह में भी कई निकोबार हैं। तो इसमें एक निकोबार है ग्रेट निकोबार। तो ग्रेट निकोबार आइलैंड का लगभग 85% एरिया
लगभग 85% एरिया बायोस्फीयर रिजर्व है और ये भी यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम में 2003 में शामिल कर लिया गया। इंक्लूड इन द लिस्ट ऑफ मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम मीन्स वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ यूनेस्को कह सकते हो आप। अब देखिए कुछ बातें और जान लीजिए। 2003 में यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में इसे शामिल किया गया, ये तो मैंने आपको बतला दिया। इस द्वीप के उत्तरी भाग में कैंपबेल बे राष्ट्रीय उद्यान है। कैंपबेल बे राष्ट्रीय उद्यान है इस द्वीप के, द्वीप मीन्स आइलैंड। और दक्षिणी भाग में है गैलाथिया राष्ट्रीय उद्यान, गैलाथिया राष्ट्रीय उद्यान। और ये चूंकि राष्ट्रीय उद्यान है तो चाहे उत्तरी भाग में हो चाहे दक्षिणी भाग में होगा ये कोर एरिया में ही। कुछ महत्वपूर्ण पशु हैं जैसे साल्ट वाटर क्रोकोडाइल, खारे पानी का मगरमच्छ, साल्ट वाटर क्रोकोडाइल। इट इज कंसीडर्ड एज लार्जेस्ट क्रोकोडाइल इन द वर्ल्ड। इसको दुनिया का सबसे बड़ा क्रोकोडाइल माना जाता है। और कुछ एक जानवर और है यहाँ पर, जायंट लेदर बैक सी टर्टल, विशालकाय लेदर बैक समुद्री कछुआ। टर्टल मीन्स होता है कछुआ, तो विशालकाय लेदर बैक समुद्री कछुआ भी यहाँ पाया जाता है। मलायन बॉक्स कछुआ, मलायन बॉक्स टर्टल भी यहाँ पाया जाता है। निकोबार ट्री श्रू, निकोबार का पेड़ हिला, निकोबार का पेड़ हिला भी यहाँ पर पाया जाता है। अब हम दोस्तों कुछ देखते हैं कुछ बायोस्फीयर रिजर्व, जैसे मन्नार की खाड़ी, गल्फ ऑफ मन्नार। 1989 में इसकी स्थापना हुई। 10,500 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। क्षेत्र कहाँ पे फैला हुआ है? भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी भारत का हिस्सा है। दूसरा है मानस, 1989 में इसकी स्थापना हुई। 2837 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। कोकराझार, बोगाई गांव, बारपेटा, नलबांडी, कामरूप और दरंग जिलों का यह हिस्सा है। असम में है ये मानस। सुंदरबन, सुंदरबन कहाँ पे है? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली के डेल्टा का हिस्सा है। यह पश्चिम बंगाल में हिस्सा है, स्थापित है। 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। सिमलीपाल, सिमलीपाल उड़ीसा में है, ध्यान दीजिएगा, सिमलीपाल उड़ीसा में है। मयूरभंज जिले का हिस्सा है ये, मयूरभंज जिले का हिस्सा है सिमलीपाल। अब एक एक करके विस्तार से देखते हैं थोड़ा सा। 1989 में बना, असम राज्य में स्थित है मानस बायोस्फीयर रिजर्व। इसके कोर एरिया में मानस नेशनल पार्क भी है। कोई भी नेशनल पार्क होगा तो उसके कोर एरिया में ही होगा। इस बायोस्फीयर रिजर्व के कोर एरिया में मानस नेशनल पार्क भी है। यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। मानस टाइगर रिजर्व के नाम से भी एक टाइगर रिजर्व है। मानस एलिफेंट रिजर्व के नाम से भी एक एलिफेंट रिजर्व है। तो मानस बायोस्फीयर रिजर्व, मानस नेशनल पार्क, मानस वर्ल्ड हेरिटेज साइट, मानस टाइगर रिजर्व, मानस एलिफेंट रिजर्व, ये सभी मानस के नाम पे हैं। मानस है क्या? मानस नेशनल पार्क या उद्यान का नाम मानस नदी, एक नदी है असम में जिसे बोलते हैं मानस रिवर। ये क्या है? ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र नदी की, यानी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। इसी के नाम पर इसका नाम मानस बायोस्फीयर रिजर्व पड़ा, या मानस नेशनल पार्क पड़ा, या मानस टाइगर रिजर्व पड़ा, या मानस एलिफेंट रिजर्व पड़ा। अब मानस बायोस्फीयर रिजर्व के कुछ जानवर हैं जिनके बारे में जानना आवश्यक है, जैसे असम छतवाला कछुआ, असम रूफ्ड टर्टल, असम छतवाला कछुआ। दूसरा है गोल्डन लंगूर, यानी स्वर्ण लंगूर हिंदी में बोल सकते हो। टू सेव गोल्डन लंगूर, चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाज मेड इन असम। टू सेव गोल्डन लंगूर यानी स्वर्ण लंगूर को बचाने के लिए असम में चक्रशिला वन्यजीव अभ्यारण्य बनाया गया था। आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, चक्रशिला वन्यजीव अभ्यारण्य किस लिए फेमस है असम में? तो गोल्डन लंगूर को बचाने के लिए, क्योंकि गोल्डन लंगूर को बचाने के लिए ही इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अर्थात वन्यजीव अभ्यारण्य को बनाया गया था। ये ध्यान दीजिएगा, ये एग्जाम में आ चुका है। पिग्मी हॉग, जंगली पानी वाली भैंस, वाइल्ड वाटर बुफैलो, जंगली पानी वाली भैंस। अब अगला है दोस्तों गल्फ ऑफ मन्नार। मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व 1989 में बना, तमिलनाडु में आता है यह। तमिलनाडु
के तट पर 21 टापू हैं और 21 टापू को मिलाकर हम बोलते हैं गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क। गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क। मरीन यानी समुद्री। अब समुद्री है तो यहाँ बंदर तो मिलेंगे नहीं। यहाँ पर मिलता है डुगोंग, इसको सी काऊ भी बोलते हैं। यहाँ पर मिलता है दोस्तों डुगोंग, इसे सी काऊ भी बोलते हैं। यानी यह ऐसा काऊ है जो पानी में तैरता है, डुगोंग। इसे 1989 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। बायोस्फीयर रिजर्व के यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क में भी ये शामिल है। इसका सबसे महत्वपूर्ण पशु कौन सा है? डुगोंग। हिंदी में इसे समुद्री गाय के नाम से इसे हम जानते हैं। डुगोंग को समुद्री गाय बोलते हैं दोस्तों, जो पानी में तैरती है। ठीक है, अब अगला हम देखते हैं सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व, 7वां सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व। यह 1989 में बना, पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसके कोर एरिया में सुंदरबन नेशनल पार्क है और एक टाइगर रिजर्व भी है, एक एलिफेंट रिजर्व भी है। तो सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व भी है, सुंदरबन नेशनल पार्क भी है, सुंदरबन टाइगर रिजर्व भी है, सुंदरबन एलिफेंट रिजर्व भी है इसके कोर एरिया में। यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी ये शामिल है सुंदरबन। और सुंदरबन दोस्तों रामसर साइट भी है। रामसर अभी आप नहीं समझेंगे, 2 फरवरी 1971 को शायद रामसर कन्वेंशन हुआ था, उसी रामसर साइट डिक्लेयर की जाती हैं। इंडिया में कुल 36 रामसर साइट्स हैं फिलहाल, उसके बारे में हम अलग वीडियो में पढ़ेंगे। ये जानिए कि ये रामसर साइट भी है। बायोस्फीयर रिजर्व के यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क का हिस्सा भी है, पार्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क का बायोस्फीयर रिजर्व। और सुंदरबन का नाम सुंदरी पेड़ के नाम पे पड़ा। सुंदरबन के में सुंदरी नामक पेड़ पाए जाते हैं, तो उसके नाम पर इसका नाम पड़ा। दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट है सुंदरबन। दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट है, लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड। ये मैंग्रोव वन नमकीन पानी में भी जीवित रह सकते हैं, जिसे हेलोफाइट्स के रूप में जाना जाता है। हेलोफाइट्स क्या होते हैं? हेलोफाइट्स वे पौधे होते हैं जो नमकीन पानी में सरवाइव कर जाते हैं। अब इसके कोर एरिया में फ्रेंड्स सुंदरबन नेशनल पार्क है। इसके बफर एरिया में क्या है? हॉलीडे वन्यजीव अभ्यारण्य, मतलब हॉलीडे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, हॉलीडे द्वीप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और सोजना खाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी स्थित है। और एक और है लोथियन द्वीप वन्यजीव अभ्यारण्य। लोथियन द्वीप वन्यजीव अभ्यारण्य, सोजना खाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी इसके बफर एरिया में है। तो 3 हैं, हॉलीडे द्वीप वन्यजीव अभ्यारण्य, सोजना खाली वन्यजीव अभ्यारण्य, लोथियन द्वीप वन्यजीव अभ्यारण्य इसके बफर एरिया में है। कुछ पशु हैं इसके बारे में जान लीजिए आप। नकाबपोश फिनपुट, जिसे मास्क्ड फिनपुट बोलते हैं, मास्क्ड फिनपुट। एस्चुराइन मगरमच्छ, एस्चुराइन क्रोकोडाइल और रॉयल बंगाल टाइगर भी यहाँ पाया जाता है। एस्चुरी और डेल्टा के बारे में आप जानते होंगे। नदियाँ जब समुद्र या महासागर में मिलती हैं और मिलते समय फैलती हैं तो डेल्टा बनाती हैं, नहीं फैलती हैं तो एस्चुरी बनाती हैं। तो एस्चुराइन क्रोकोडाइल भी इसमें पाया जाता है। 8वां है सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना 1994 में हुई थी। ये कहाँ पर है? उड़ीसा में है। उड़ीसा में है। सिमलीपाल नाम से एक हाथी यानी एलिफेंट रिजर्व भी है और एक टाइगर रिजर्व भी है। मीन्स ये एलिफेंट रिजर्व भी है और टाइगर रिजर्व भी है। एक पेड़ है जिसका नाम है बॉम्बैक सीबा। एक पेड़ है जिसका नाम है दोस्तों बॉम्बैक सीबा। एक पेड़ है जिसका नाम है बॉम्बैक सीबा। इस पेड़ का वैज्ञानिक नाम है बॉम्बैक सीबा। तो साइमल, कुछ लोग सिमुल भी पढ़ते हैं, साइमल सिल्क कॉटन। तो सिमलीपाल जो बना है वो साइमल से बना है और साइमल का मतलब होता है सिल्क कॉटन। तो ये पेड़ मिलते हैं यहाँ पे, लाल रंग के होते हैं, जिन्हें बॉम्बैक सीबा या सिल्क कॉटन के पेड़ कहा जाता है। इसे इसी के नाम पर इसका नाम सिमलीपाल पड़ा, सिमलीपाल पड़ा। यहाँ पे सिमलीपाल नेशनल पार्क है जो कि इसके कोर एरिया में स्थित है। इसके कोर एरिया में क्या है? सिमलीपाल नेशनल पार्क। बफर एरिया में क्या है इसके? हथगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य और कुलडीहा वन्यजीव अभ्यारण्य। हथगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य और कुलडीहा वन्यजीव अभ्यारण्य इसके बफर एरिया में है। महत्वपूर्ण पशु हैं
गौर, भारतीय बाइसन। महत्वपूर्ण एनिमल कौन से हैं? गौर, इंडियन बाइसन बोल सकते हो इसे आप, गौर, इंडियन बाइसन। जोरंड और बरहीपनी जलप्रपात है यहाँ पर, जोरंड और बरहीपनी जलप्रपात यानी वो वाटरफॉल है। 2009 में इसे यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व के वर्ल्ड नेटवर्क में शामिल कर दिया गया, 2009 में, 2009 में। नौवां है दोस्तों अब पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। इसकी स्थापना 1999 में हुई। ये मध्य प्रदेश में स्थित है। इसके कोर एरिया में सतपुड़ा नेशनल पार्क है। सतपुड़ा को सतपुड़ा इसलिए बोलते हैं क्योंकि 7 पर्वत की चोटियां हैं और सबसे ऊंची चोटी है इनमें धूपगढ़, तो इसके कोर एरिया में सतपुड़ा नेशनल पार्क है। बफर एरिया में बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और पंचमढ़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। यहाँ पे कुछ एनिमल हैं। सबसे महत्वपूर्ण एनिमल है इसका सांभर, उड़ीसा का राजकीय पशु है, राज्य पशु है। और एक एनिमल है दोस्तों यहाँ पर सांभर के बारे में जान लीजिए। जितने भी हिरण के प्रकार हैं उनमें सबसे बड़ा होता है सांभर। सांभर एक प्रकार का हिरण है दोस्तों। और अगला एक जानवर है चीतल। तो जो चीतल है यह भी एक प्रकार का हिरण है, लेकिन यह धब्बेदार हिरण है, ध्यान दीजिएगा। नीलगाय, नीलगाय भी यहाँ पर पाया जाता है। नीलगाय जो कि दिल्ली का स्टेट एनिमल है। जंगली कुत्ते, वाइल्ड डॉग्स, इंडियन वोल्फ, भारतीय भेड़िया, बाइसन, इंडियन जेंट, भारतीय विशाल गिलहरी स्क्वायरल, इंडियन जेंट स्क्वायरल और उड़ने वाली गिलहरी फ्लाइंग स्क्वायरल भी यहाँ पाई जाती है। सांभर के बारे में मैंने बता दिया, सबसे बड़ा हिरण होता है। हिरण में सबसे बड़ा हिरण सांभर को बोलते हैं। और चीतल को हम क्या बोलते हैं? चीतल को हम धब्बेदार हिरण बोलते हैं। पार्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व सिंस 2009, 2009 से यह यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल है। इसका हाईएस्ट पीक धूपगढ़ है, बतला चुका। अब अगला और 10वां है दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व। इसकी स्थापना 1998 में हुई। अरुणाचल प्रदेश में है ये। इसके कोर एरिया में मॉलिंग नेशनल पार्क है। इसके कोर एरिया में मॉलिंग नेशनल पार्क है। बफर एरिया में दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। दुर्लभ स्तनधारी मैमल से जैसे मिस्मी टैकिन, लाल लिंग, मिस्मी टैकिंग, लाल लिंग, कस्तूरी मृग, लाल पांडा, एशियाई काला भालू यहाँ पर पाए जाते हैं। देखिए स्तनधारियों की 2 महत्वपूर्ण क्वालिटी होती है। सबसे पहली बात इनके शरीर पे बाल होते हैं और दूसरा ये अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं, मतलब इनके पास स्तन होते हैं। बाल, अब चिड़ियों पे बाल नहीं होते हैं, वो पंख होते हैं दोस्तों, वो बाल के अंतर्गत नहीं आएंगे। तो स्तनधारियों की ये 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं होती हैं जो किसी और में नहीं पाई जाती हैं। अब 11वां है डिब्रू साइखोवा बायोस्फीयर रिजर्व। असम में है, 1997 में यह बना। इसके कोर एरिया में है डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, इसके कोर एरिया में है। और एक बात और ध्यान रखिए, गोल्डन लंगूर भी यहाँ पर पाया जाता है। गोल्डन लंगूर भी यहाँ पर दोस्तों पाया जाता है। कहाँ पर? इसी में गोल्डन लंगूर भी पाया जाता है, गोल्डन लंगूर। और एक चीज आप ध्यान रखिए, सफेद पंखों वाली लकड़ी की बत्तख, द रेयर व्हाइट विंग्ड वुड डक, द रेयर व्हाइट विंग्ड वुड डक मीन्स दुर्लभ सफेद पंखों वाली लकड़ी की बत्तख यहाँ पर पाई जाती है। ये कहीं और नहीं मिलता है, यहीं पर डिब्रू साइखोवा बायोस्फीयर रिजर्व जो असम में है इसी में मिलता है। ये बहुत ही दुर्लभ है, बहुत ही कम पाते हैं। रेयर मीन्स दुर्लभ है। पानी की भैंस, वाटर बफेलो भी यहाँ पे मिलते हैं। काले स्तन वाले तोते, ब्लैक ब्रेस्ट पैरट यहाँ मिलता है। कैप्ड लंगूर, शाही बंगाल बाघ, ऐसे ऐसे बहुत सारे जानवर यहाँ पर पाए जाते हैं। ये जो पार्क है उत्तर में ब्रह्मपुत्र और लोहिया नदियों से घिरा हुआ है और दक्षिण में डिब्रू नदी से घिरा है। ये जो पार्क है नेशनल पार्क डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, इसके नॉर्थ में ब्रह्मपुत्र रिवर और लोहित रिवर है और इसके साउथ में डिब्रू रिवर है, ध्यान दीजिएगा। अब 12वां है कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व, 2000 में बना। ये सिक्किम में है। इसके कोर एरिया में कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है, कंचनजंगा नेशनल पार्क है, यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान रिजर्व के बफर जोन में सिक्किम के सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र मठों में से एक मठ है जिसको बोलते हैं थोलुंग मठ, थोलुंग मोनेस्ट्री यहाँ पर स्थित है।
और एक बात और ध्यान दीजिए, यहाँ पर मायावी हिम तेंदुए, यहाँ पर मायावी हिम तेंदुए भी पाए जाते हैं। मायावी हिम तेंदुए, एलूजिव स्नो लेपर्ड पाए जाते हैं। कस्तूरी मृग, मस्क डियर, हिमालयन ताहर, एशियाटिक वाइल्ड डॉग, एशियाई जंगली कुत्ते, सुस्त भालू, स्लॉट बियर, सीवेट यहाँ पर के प्रमुख जानवर हैं। यह भी पार्ट है यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क का बायोस्फीयर रिजर्व का। कब से? सिंस 2009 से। अब अगला है दोस्तों 13वां कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व। कच्छ कहाँ पे है? गुजरात में है। 2008 में ये बायोस्फीयर रिजर्व बना। जब हम रन ऑफ कच्छ की बात करते हैं तो ये दो हैं, एक है ग्रेट रन ऑफ कच्छ और दूसरा है लिटिल रन ऑफ कच्छ। तो कच्छ डेजर्ट सेंचुरी ग्रेट रन ऑफ कच्छ में स्थित है। एक कच्छ डेजर्ट सेंचुरी है जो कि ग्रेट रन ऑफ कच्छ में स्थित है। कहने का मतलब है कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व में 3 प्रमुख क्षेत्र हैं। एक कच्छ का महान रण जिसे आप ग्रेट रन ऑफ कच्छ बोलते हैं, एक कच्छ का छोटा रण जिसे आप लिटिल रन ऑफ कच्छ बोलते हैं, एक ग्रेट रन ऑफ कच्छ में ही एक डेजर्ट है जिसे कच्छ का डेजर्ट बोलते हैं। यह कच्छ के महान रण में एक, समझ लीजिए आप, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वन्यजीव अभ्यारण्य है। और कच्छ के छोटे रण में एक जंगली गधे का अभ्यारण्य है। यह भी ध्यान दीजिएगा। रन पूरी दुनिया में सबसे बड़ा लवड़ी और दलदली पथ है। रन इज द लार्जेस्ट सलाइन एंड मार्सी ट्रैक्ट इन इंटायर वर्ल्ड, यूजुअली हैव लो रेनफॉल एंड स्प्रेड वेजिटेशन। विरल वनस्पति होती है, स्पेयर्स वेजिटेशन। मुख्य पशु यहाँ का है भारतीय जंगली गधा। यहाँ का मुख्य पशु है दोस्तों भारतीय जंगली गधा। इस रिजर्व में एक बन्नी नामक एशिया के बेहतरीन घास का मैदान है। एक घास का मैदान है जिसका नाम है रिजर्व आल्सो कवर्स अ पार्ट ऑफ फाइनेस्ट ग्रासलैंड ऑफ एशिया कॉल्ड बन्नी। बन्नी नामक एशिया का एक प्रमुख घास का मैदान है। अब 14वां देखते हैं, अचान कमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व। ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, 2 राज्यों में फैला हुआ है। 2005 में ये बना था। अचान कमार टाइगर रिजर्व भी है एक। और ध्यान दीजिए, अचान कमार टाइगर रिजर्व भी है और मैकाल रेंज भी इसी में है। इसी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है मैकाल की पहाड़ियां, आपने नाम सुना होगा। 2012 में ये यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क का बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल हो गया। 15वां है अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व। यहाँ पर ऋषि अगस्त रहते थे, ये उनका घर था, ऐसा माना जाता है हमारे पुराणों में, शास्त्रों के अनुसार। 2001 में ये बना था। अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व केरल में स्थित है। 2016 से यूनेस्को के विश्व नेटवर्क बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल है। ये यहाँ एक जनजाति पाई जाती है जिसको बोलते हैं कनिकरण। यहाँ पे एक जनजाति पाई जाती है, ट्राइब पाई जाती है जिसे बोलते हैं हम कनिकरण ट्राइब, जो दुनिया की सबसे पुरानी जीवित ट्राइब है। वर्ल्ड ओल्डेस्ट सर्वाइविंग ट्राइब्स है, जीवित ट्राइब्स है। 1868 मीटर ऊंचा है अगस्त पर्वतमाला का एक चोटी, 1868 मीटर ऊंचा। जानवरों में बंगाल टाइगर, एशियाई हाथी, नीलगिरी तहर भी यहां पर मिलते हैं। जानवरों में बंगाल टाइगर, एशियन तहर और नीलगिरी तहर भी यहां पर मिलते हैं। अब 16वां है दोस्तों कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व। ये हिमाचल प्रदेश में है। 2009 में ये बना। ठंडा रेगिस्तान बायोस्फीयर रिजर्व बोलते हैं इसे। इसके कोर क्षेत्र में है पिन वैली नेशनल पार्क। इसके कोर एरिया में है पिन वैली नेशनल पार्क। किसी भी बायोस्फीयर रिजर्व के कोर एरिया में नेशनल पार्क ही मिलेगा, बफर एरिया में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिलेगा। तो देखिए इसके बफर एरिया में 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, चंद्रताल, सरचू और तीसरा है किब्बर। ये 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं। यहाँ पर एक तेंदुआ मिलता है जिसे बोलते हैं हिम तेंदुआ। हिम तेंदुआ भी यहाँ पर दुर्लभता से पाया जाता है। दुर्लभ हिम तेंदुए भी, रेयर स्नो लेपर्ड भी यहाँ पर पाए जाते हैं। और 17वां है दोस्तों शेषाचलम हिल्स बायोस्फीयर रिजर्व। ये 2010 में बना और आंध्र प्रदेश में ये स्थित है। ध्यान दीजिएगा, आंध्र प्रदेश में ये स्थित है। शेषाचलम हिल्स वही है जहाँ पर तिरुमाला है। तिरुमाला वही है जहाँ पर भगवान तिरुपति बालाजी का मंदिर है, बोल लीजिए, जिन्हें भगवान वेंकटेश्वर भी बोलते हैं। इन्हें भगवान, और इसी कारण यहाँ पर एक नेशनल पार्क जिसको बोलते हैं
श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। एनिमल यहाँ पर कुछ हैं, पीले गले वाली बुलबुल, येलो थ्रोटेड बुलबुल, पोम्पौर हरे कबूतर, पोम्पौर ग्रीन पिगन, और क्या है, ओरिएंटल सफ़ेद गिद्ध, ओरिएंटल सफ़ेद गिद्ध भी पाए जाते हैं। अब 18वां है दोस्तों पन्ना। पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व ये मध्य प्रदेश में है, 2011 में बना। इसके कोर एरिया में पन्ना नेशनल पार्क है। पन्ना नेशनल पार्क इसके कोर एरिया में है, और बफर एरिया में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जिसको बोलते हैं केन घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। केन घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। घड़ियाल एक विशेष तरह का मगरमच्छ होता है जिसके आगे चोंच निकली होती है, जिससे ये मछली को खाता है। ध्यान दीजिएगा, जिससे ये मछली को खाता है, एक विशेष प्रकार का यह वो होता है, मगरमच्छ होता है। गौड़ जनजाति का भी यहाँ पर पाई जाती है। गौड़ जनजाति भी यहाँ पर दोस्तों पाई जाती है। और एक चीज़ जान लीजिए, ये पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व जो केन बेतवा परियोजना है भारत सरकार की, केन बेतवा, केन एक नदी है, बेतवा एक नदी है, दोनों को आपस में लिंक किया गया, और केन बाद में यमुना से जाके मिल जाती है, और यमुना जाकर के गंगा से मिल जाती है। तो इस योजना के कारण यह बायोस्फीयर रिजर्व भी प्रभावित हुआ है, एंड अफेक्टेड बाय केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। यह बिंद हिल रेंज और बुंदेलखंड क्षेत्र के भाग के टेबल टॉप पहाड़ों की संकीर्ण बेल्ट के भीतर स्थित है। संकीर्ण बेल्ट के भीतर यह स्थित है दोस्तों। और रिजर्व हैं कुछ, जैसे बाघ, कुछ मतलब जानवर यहाँ पर हैं, बाघ, तेंदुआ, चीतल, चिकारा, नीलगाय, सांभर, आलसी भालू आदि जानवर भी यहाँ पर पाए जाते हैं। टाइगर, लेपर्ड, चीतल, चिकारा, नीलगाय, सांभर, स्लॉट बियर, ये सब भी यहाँ पर पाए जाते हैं। ये सब भी दोस्तों यहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये थे हमारे सारे 18 बायोस्फीयर रिजर्व। अब इनमें से 11 ऐसे हैं जो वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में हैं। ऐसे तो हमने सबके बारे में बताया है आपको, फिर भी एक बार 60 में आप जान लीजिए वो 11 कौन कौन से हैं। और जो 11 हैं उन्हें बोलते हैं यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये 11 सबसे इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल है। एक एक करके देखते हैं। पहला है सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व, 2001 में ये शामिल हुआ वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में, वेस्ट बंगाल में है। दूसरा है सिम्पलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व, 2009 में इसे शामिल किया गया। तीसरा है पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, 2009 में इसे भी शामिल किया गया। चौथा है नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व, 2009 में इसे भी शामिल किया गया, मेघालय में है। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में है, सिम्पलीपाल उड़ीसा में है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व सन 2000 में इसे वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, यह भी यूनेस्को की वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में 2004 में शामिल हुआ। नंदा देवी कहाँ पे? उत्तराखंड में है। गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व, गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व 2001 में इसे वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया। यह तमिलनाडु में स्थित है। ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व 2013 में इसे वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व को। अचान कमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व 2012 में इसे वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया, छत्तीसगढ़ में स्थित है। अगस्त्य मलाई बायोस्फीयर रिजर्व को 2016 में शामिल किया गया, यह केरल और तमिलनाडु 2 राज्यों में स्थित है, केरल और तमिलनाडु। कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व इसे सबसे बाद में वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया, यह 11वां है 2018 में। यह कहाँ पे है? उत्तर और पश्चिम सिक्किम में स्थित है, मतलब सिक्किम राज्य में स्थित है दोस्तों। तो ये था हमारा कंप्लीट कवरेज ऑन बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। कोई सुझाव हो तो सुझाव भी दे सकते हैं दोस्तों। थैंक्स फॉर